नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जगदलपुर में भी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान हमारी टीम भी मतदान केंद्र पर पहुंची और लोगों से जानने की कोशिश की कि वे किन मुद्दों को लेकर आज वोटिंग की कतार में खड़े हैं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव के बाद क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी कड़ी में अब जगदलपुर में भी दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हुआ। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए प्रशासन जिस मुस्तैदी के साथ तैनात दिखा, उतना ही उत्साह जनता में मतदान को लेकर देखने को मिला। दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंच चुनने के लिए लोगों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने वोट देने वोट का उपयोग करना किस लिए जरूरी है। जी आ रही हूँ, बोली में डांस कर रहे थे। बात बंद है क्या? ऐसी लो यही आई हो गया। भी लोग डांस क्षेत्र में परेशानियाँ रहती हैं, कचड़े की बहुत समस्या रहती है, गंदगी फैलती है, तो डिब्बे जो रहते हैं कचड़े बनना चाहिए, टंकियाँ बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था और बस बढ़िया। मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव, मेरा वोट मेरा अधिकार। और जो भी आए नेता अच्छा काम करे, हमारे गांव का विकास करे, उन्नति हो। और अभी तक जो नेता थे वो भी अच्छा काम किए, सभी में उनका योगदान रहा। और जो भी आए सब अच्छा काम करे। मैं तारा साव, मैं टीचर हूँ और बाया कातन ताजा चंद्रपुर में पदस्थ हूँ। मैं आज अपना वोट डालने आई हूँ। वोट डालना बहुत जरूरी है, ये हमारा अधिकार है। इसको डालने से हमको एक अच्छा महसूस होता है। इसलिए सभी को, मैं सभी नागरिक को प्रोत्साहित करती हूँ कि सभी लोग अपना अपना वोट जरूर दें। बस प्रत्याशी जो जीते, मैं ज्यादा तो कोई उम्मीद नहीं करती, बस यही बोलती हूँ कि कॉलोनी में पानी, स्वास्थ्य की और क्या बोलते हैं साफ सफाई आदि सभी की सुविधाएं होना चाहिए। मेरा नाम खुशबू नेताम है। मैं लोहांडीगुड़ा में नायब तहसीलदार पद में हूँ और आज लोहांडीगुड़ा का द्वितीय चरण में पंचायत का चुनाव है और मैं यहाँ पे वोट डालने के लिए आई हूँ। तो वोट डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम अपने गांव के, अपने समाज के उन्नति के लिए, विकास के लिए जो जनता का जैसे अपन चुनाव करते हैं तो हम एक बेहतर इंसान को चुने जो हमारे आने वाले 5 सालों में गांव के विकास के लिए, उन्नति के लिए जो खड़ा हो सके, जो प्रतिनिधित्व कर सके। और लोकल इलेक्शन में हम अपने ही लोगों में से एक ऐसे बेहतर श्रेष्ठ लोग को चुनते हैं जो हमारे गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए भी। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग भी पंचायत के चुनाव में भाग लीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम सोनम मेहता है, मैं यहीं की निवासी हूँ। हम लोग को नेता वोट देना इसलिए जरूरी है कि हम अपना नेता चुन सके जो हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास करे। हमारे जैसे कि हॉस्पिटल भी है, तो बहुत सारी चीज है, उसके लिए वो विकास करे, उसके लिए लड़े। क्षेत्रों में जी वैसे तो हमारे यहाँ पे किसी चीज का अभी तक कोई कमी नहीं हुआ है। जो हमारे नेता है रह चुके हैं, उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। शिक्षा को लेकर के हो या स्वास्थ्य को लेकर के, उन्होंने बहुत अच्छे से अच्छा करने का कोशिश किया है और हम चाहेंगे कि वो आगे भी इस तरह का कार्य करते रहे। इसलिए हमको अपना वोट देना जरूरी है। मेरा नाम है लाजवंती कुकरेले, मैं उसीगुड़ा ब्लॉक में रहती हूँ और चुनाव के लिए हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब भरपूर यहाँ मिलता है। तो पाइप सब हर चीज की सुविधाएं हैं। उम्मीद के नेता को जिताना है, अपने मनपसंद नेता को, है कि नहीं। और नेता सुनते भी हैं, सब सरपंच से लेके सब हर काम होता है। हमारे यहाँ रोड समस्या तो है नहीं, सिर्फ पानी की समस्या सबसे ज्यादा है और सुलभ शौचालय की समस्या है, और कोई समस्या नहीं। इसलिए हम प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रत्याशी से क्या उम्मीद रखते हैं कि काम कराए आगामी
नहीं सर, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है क्योंकि ये कोई सा भी चुनाव, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत हो, 5 साल के बाद आता है और 5 साल के बाद एक बार अपने को मौका मिलता है अपने मत का अधिकार जो है अपने को यूज करने का और अपने गांव को विकास के अभ्यर्थी चुनने के लिए जो हमारे गांव का विकास कर सके इसके लिए चुनने के लिए। किन किन मूलभूत सुविधाओं की परेशानियां हैं आपके गाँव? सर देखिए, ये लोहंडीगुड़ा ब्लॉक मुख्यालय का मुख्य गांव है, जितनी भी सुविधाएं हैं यहीं पे, लेकिन जैसे रोड कहीं पे नाले बुरे हो जाते हैं बरसात के मौसम में, पीने का पानी जो नल से आता है कभी कभार गंदा आ जाता है, ये सब मेन सुविधाएं, स्ट्रीट लाइट, ये सब मेन सुविधाएं के लिए हमने मांग की है जितने भी अभ्यर्थी अपने अपने वार्डों के हिसाब से। क्या उम्मीद करते हैं प्रत्याशी अगर जीत के आएंगे तो? सर जैसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं सर, नेता और सरपंच पर जो भी है विकास, अपने गांव का विकास जो भी है और जो समय समय पे 5 साल के अंतराल में जो समस्या आएंगी छोटी मोटी गांव के या गांव से बाहर से, जो उसका निर्धारण करे और सभी जनता के साथ रहे, कुछ भी समस्या हो तो वो जनता के साथ खड़े रहे। और कचरा को यहाँ से जैसे बाहर कहीं एक जगह इकट्ठा किया जाए, क्योंकि यदि वो वहाँ डस्टबिन में रहेगा तो बहुत ज्यादा और गंदगी फैलेगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि कचरा को यहाँ से एक जगह कहीं एक जगह वहाँ पे स्टोर किया जाए, क्योंकि कचरे से भी बहुत सारा चीज बन सकती है और बीमारियाँ फैल गई कॉलोनी के अंदर, छोटे छोटे बच्चे रह, जहाँ तक गाड़ी की व्यवस्था हो जाए कचरे की, तो घर घर के लोग कचरा डाल सकते हैं उसमें, तो बढ़िया काम है। अगर ये व्यवस्था आज के नेता, युवा नेता जो आ रहे हैं उभर के, वो कर सके तो बहुत बढ़िया। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो सफाई की जो समस्या इनके क्षेत्र में है उन समस्या को दूर करें। इनका कहना यही है कि जो भी नेता यहाँ से चुन के आएंगे वो उनकी इस सफाई की, जैसे स्वच्छता अभियान चलती है, उस अभियान के तहत यहाँ पर सफाई की परेशानियाँ चल रही हैं और उनका मानना है और उम्मीद ये है कि जो भी नेता यहाँ से चुन के आएंगे वो उनकी इस समस्या को दूर करेंगे। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदान को लेकर लंबी कतारें देखने को मिली। लोग भी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। लोगों का साफ कहना है कि मतदान उनका अधिकार है, जिससे वे अपने नेता का चुनाव करते हैं जो उनके क्षेत्र का विकास करता है। फिलहाल दूसरे चरण के मतदान में चुनावी किस्मत में हाथ आजमाने उतरे प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। अब ये तो मतगणना के समय ही पता चलेगा कि जनता ने किस प्रत्याशी के नाम पर जीत की मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर के आवापल्ली ब्लॉक में युवकों ने अपने अपने क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को लेकर मतदान किए और आपको बता दें कि गली, सड़क, पानी की समस्याएं और क्षेत्र की विकास और लोगों के सुख दुख में साथ रहने वाले प्रत्याशी के लाने के लिए जो है मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। भाई क्या नाम है और किन क्या क्या मुद्दे रहे जिस मुद्दों को लेकर आज आपने मतदान किया? सर हमारे गांव का स्थिति दोनों से बहुत खराब है, जैसा सड़क नहीं है, बिजली नहीं, कुछ नहीं सर, इसलिए सोच समझ कर दिए हैं, लेकिन बाद में जीतेंगे तो हमारा भला करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम वोट दिए हैं। आपके क्षेत्र में कैसे प्रत्याशी को आप लाना चाहते हैं? थोड़ा अच्छा ईमानदार आदमी को लाना चाहते हैं। क्या नाम है? मैं सुरेश फक्के में ग्राम पंचायत चरकडोडी से आता हूँ। मैं अपने गांव में सड़क नहीं है, सड़क का विकास हो, गांव के लोगों का अच्छा स्वस्थ विकास हो, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं मतदान करने आया हूँ। अब जो भी जीते, लेकिन अच्छा हमारा जो सोच है, हमारा जो विकास है ना, वो उस चीज़ को खरे हम ऐसा वो चाहते हैं। हम क्या विकास करे, हमारा गांव पंचायत को विकास करे, ऐसे प्रत्याशी को हम चाहते हैं। शायद सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए और गरीब लोगों को ऊंचा उठाने के लिए सरकार जिस ढंग से कार्य कर रही है, चाहे वो जनधन योजना की खाता खोलना हो, चाहे अन्न हो, 35 किलो चावल जो सरकार फ्री दे रही है, और गरीब महिला लोगों को लिए जो योजना लाई है, मातृवंदन योजना से जो सहयोग मिल रहा है महिला लोगों को,
और किसान लोगों को जिस ढंग से पहले किसान लोग भटकते थे, खेती अच्छा से नहीं कर पाते थे, अब किसान लोगों का धान खरीदी हो रहा है अच्छे मूल्य में। ये सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग वोटिंग किए हैं। आपकी स्थानीय मुद्दे क्या रहे? हमारे स्थानीय मुद्दे में से बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे यहाँ का तालाब गहरीकरण के लिए कांग्रेस सरकार पर वो शुरू किया, वो काम को पूरा नहीं किया, उसको ठीक करना है। और जिस प्रकार से सामाजिक स्तर की भी समस्याएं हैं, वो सारे समस्याओं को ध्यान दे रहा है सरकार। शुरू कर। स्थानीय मुद्दे बोलने से हमारे यहाँ स्कूल बन गया है, ये आप देख रहे हो सामने जो आत्मानंदी स्कूल है। ये हमारे यहाँ के बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ होता था इधर उधर पढ़ने के लिए। आज गलियों में जाके देखिए सीसी रोड बन गया है। पेयजल की समस्या था, तो पेयजल की समस्या को भी सरकार निराकरण किया है। अब कुछ वार्डों को छोड़ करके कुछ वार्ड में तो पेयजल योजना चालू हो गया है। अभी पानी टंकी बन गया है। अभी गांव के अंदर में सभी जगह पेयजल योजना पहुंचाने का काम चालू है, चल रहा है। ये सारी चीजें हैं जो अच्छे ढंग से काम हो रहे हैं। या क्या नाम है आपका? देवेंद्र सोडी। मतदान किए? हाँ किए। आप किन किन मुद्दों को लेकर मतदान किए? अब ऐसे तो कोई मुद्दा तो लेके तो नहीं किया, लेकिन अब किसको डालने के ये जो चुनाव है मुद्दों पर ही होती है, तो आपके क्षेत्र का क्या मुद्दा रहे हैं आपको पता होगा? ये नहीं, मेरे को तो उतना तो पता नहीं है, मैं घर पे तो नहीं था। आज चुनाव है बोल के आके अब वो करके जा रहे हैं वोटिंग। आज का जो मेन मुद्दा है विकास। आजकल गली रोड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और एजुकेशन भी सही ढंग से नहीं है। तो एजुकेशन का स्तर यहाँ बहुत गिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा यहाँ आज शहर के बच्चों के साथ यहाँ के बच्चे कंपटीशन करना बोलने बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एजुकेशन इतना लूज है कि यहाँ उसके बारे में बताना बहुत कम है। मैं उसके बारे में डिटेल नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन को आगे बढ़ाना है और पानी, बिजली तो पहुँच गया, पानी व्यवस्था और गली रोड, ये मेन मुद्दा है। ग्राम सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ उमड़ी और हम आप बता रहे हैं। और आपको बता दें कि ब्लॉक तिल्दा जो है नेवरा और धरसीवा के ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मतदाताओं ने लाइन में लगकर वोट किया। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हुआ। लोरमी में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से मतदाताओं के लिए छाया के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि पानी और विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए जो है व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई, लेकिन कई मतदान केंद्र में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध नहीं हुई, जिसके चलते दिव्यांगों ने जो है परिजनों को मतदान करने लाने और ले जाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। साथ ही आपको बता दें कि लोरमी एसडीएम ने पुलिस और उप पुलिस अधीक्षक पाटिल को भेजकर मतदाताओं को काबू किया गया। बता दें कि किसी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई के आदेश दिए गए। और निर्वाचन अधिकारी जी है उन्होंने आधार कार्ड या एपी कार्ड ला करके उसको बहकाव दे रहा है, यानी कि मतदाता का जो व्यवस्था है वो मतदाता को रोक दिया है। कहीं न कहीं कहा जाए तो पूरे जो व्यवस्था है ये मतदान अधिकारी की बड़े लापरवाही सामने आ रहा है। आप इसे देख सकते हैं कि इतना बड़ा बवाल और भयंकर हो रहा है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुलता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन त्रिलोक कोसले के साथ माखन की हर खबर छत्तीसगढ़ जो डल चुका है। और अभी यहाँ खपरी खुर्द में 600 वोट है जो नहीं डल पाया है। पूरा रिश्वत कर रहे हैं, एजेंट लोग कर रहे हैं। अच्छा खासा से डल रहा था वोटिंग, अच्छा खासा सुबह से अभी तक अच्छा खासा चल रहा है। दूसरे पार्टी का आदमी है जो ऑब्जेक्शन डाल रहा है
कि इसमें सील लाओ करके, जब इसमें दस्तखत करके दे दिया गया है, ये दस्तखत देकर दे दिया गया है, और इसके बावजूद भी सील लगाओ करता है, सब चीज को ऐसे डरने नहीं दे रहा है। प्रूफ लाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बवाल हो रहा है यहाँ पर। अधिकारियों के द्वारा इसको रोका, एक बड़े लापरवाही सामने आ रहा है, और हम मतदानों से ज्यादा जानकारी रखते हैं। और सर इसमें लिख कर दिया है पर्ची बनाकर, और बोल रहा है कि आधार कार्ड लाओ, फलाने लाओ, ठिकाने लाओ, और राशन कार्ड लाओ, प्रूफ लाओ, ऐसे करके बोल रहे हैं सर। बाहर में हम रहते हैं, लिख कर दिया गया है, फिर क्या चीज के प्रूफ दिए हम, इसमें लिख कर दिया गया है। अब हमारा वोट यही है, पूरा गांव जानते हैं हम लोग। राशन कार्ड भी मांग रहा है, परिचय पत्र भी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, तो कहाँ से आ रहे हैं? सुबह से लेकर अभी तक हम वोट डाल रहे हैं, अभी सुबह से लेकर खाना तक भी नहीं खाया। यहाँ तक कि कुछ वोट ही नहीं का, दूसरे पार्टी का वोट डाल रहा है। जो देश परदेश से आए हैं वो अभी तक खाना नहीं खाए, लाइन में लगे हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ ये शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो बवाल का, भ्रष्टाचार का ये भूकंप दिखाई दे रहा है, यानी कि मतदाताओं को ये बोला जा रहा है कि राशन कार्ड लेके आओ, जबकि ईपिक कार्ड में मतदान अपने मत अधिकार दे सकता है। अब शासन को ये देखना होगा कि इसमें दोबारा जांच होनी चाहिए और दोबारा चुनाव होने चाहिए। कैमरा पर्सन त्रिलोक कोसले के साथ माखन खिलखिलारे, हर खबर, छत्तीसगढ़। उधर अंबिकापुर के कलेक्टर सभा कक्ष में पहले चरण के पंचायत चुनाव में जीत हुए, और आपको बता दें जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया गया है, और वहां पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई राधा रवि भी प्रमाण पत्र लेने पहुंचे। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की करीबी मानी जाने वाली राधा रवि उदयपुर क्षेत्र क्रमांक 6 से निर्दलीय जिला पंचायत का चुनाव लड़ी और जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गई। मीडिया से बातचीत के दौरान राधा रवि ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, मेरा हाथ छोड़ दिया, इसीलिए मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए बीजेपी में शामिल हुई। मुझे ये लगा कि यदि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो शायद कांग्रेस ने मेरा हाथ छोड़ दिया, इसलिए मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ा। और कांग्रेस के साथियों ने वहां पे जिस जगह पे बीडीसी कांग्रेस के निकले, जहां सरपंच कांग्रेस के निकले, वहां पे जिला पंचायत राधा रवि को वोट नहीं मिला, तो वजह दिख रही है कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मुझे भाजपा ज्वाइन करना पड़ा। मैं कांग्रेस से थी, लेकिन तब भी मैंने क्षेत्र में शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, स्वच्छता पे काम किया। आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सभी पहले भी थे, पिछले 5 साल में भी आप लोगों का भी कार्यकाल रहा है। अभी भी मैं शिक्षा पे काम करूंगी, स्वास्थ्य पे काम करूंगी। मुझे लगता है कि गांव में, ग्राम पंचायतों में इसी से समस्याओं से जुड़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं, पानी, शिक्षा को लेकर के, और अब सभी मिलकर काम करेंगे, अच्छा करेंगे। नहीं, उस टाइम भाजपा मेरे संपर्क में नहीं। तो जो पॉइंटिंग हो रही थी उसकी भाजपा ने पूरी जोर लगा दी थी। बिल्कुल नहीं है, सब गलत अफवाह है। मेरा खुद का पर्सनल मेरी इच्छा थी कि मैं ज्वाइन करूं। यदि मैं देख रही हूं कि कांग्रेस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है तो कहीं तो मुझे मिलकर रहना था और मैंने खुद ज्वाइन किया। उधर बिलासपुर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत पंचायत सदस्यों के लिए प्रथम चरण में मस्तूरी निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 से 14 में 17 फरवरी को हुए चुनाव के बाद में जो है सारणीकरण और परिणाम की घोषणा जिला पंचायत सभाकक्ष के पहले तल में की गई। सारणीकरण का कार्य जिला पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर संदीप कुमार अग्रवाल और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मनीष साहू और शिवानी सिंह की उपस्थिति में पूरा हुआ। जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 से राजेंद्र धीवर ने 11,103 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नंदिनी पवन साहू पर 2,278 वोटों से जीत दर्ज की। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां पर पिकअप चालक से लूट, 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने चालक की जमकर पिटाई भी की है। तो बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे 42,000 और वाहन की चाबी लेकर फरार हुए।
सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की यह पूरी घटना बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। दो बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं आ रहा था उधर से पिकअप में सेफ्ट टंकी लोड किया था। मैं जा रहा था उदयपुर और उधर से आ रहा था तो उनको मैं बोला कि भैया कट मत मारिए, ऐसे ही बोला था। हाँ, मर जाओगे तो फिर मैं मेरे ही ऊपर में बदनाम हो जाएगा। और उसे आया और एकदम सटा दिया। 40 और 42 हजार रुपया था, उसको भी लूट ली गए। और 2 जन थे और मारते मारे गाड़ी को सामने खड़ा करके चाबी भी लूट ले गए हैं। अभी क्या कर रहे थे? अभी मेरे को हॉस्पिटल में लाया गया। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने अब प्रदेश में नई औद्योगिक और व्यावसायिक स्थापना नीति लागू की है और इस नीति के तहत जो है कोई भी सरकार को आवेदन पत्र जमा करके 24 घंटे 7 दिन अपना संस्थान खोल सकता है। इस संबंध में सरकार ने व्यापक रूप से जो है नीति बनाई है और जिसे लेकर व्यवसायी अशोक बजाज ने जो है खास चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के सिर्फ और सिर्फ जो रेस्टोरेंट हैं, शराब दुकानें हैं या मॉल हैं, फायदा सिर्फ उन्हीं को होना है। पर किस रूप से हम फायदा देख रहे हैं, सरकार ने ये नियम क्यों बनाया, हम फिर समझ से बाहर है। यानी पहले ही हम मंदी के मार से यहाँ परेशान है हर व्यापारी, उसके बाद भी इतना आपस में प्रतिस्पर्धा है कि नियम पहले जब था 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम बैठते थे, अब इस तरह से मारा मारी गला काट प्रतियोगिता और सरकार बढ़ावा दे रही है, तो हमें और सुबह से उठ के रात को देर रात तक बैठना पड़ेगा। और उपभोक्ता को भी लगेगा भैया कि मैं कमा खा के आ गया हूँ या ऑफिस से आ गया हूँ, 8-9 बजे अब खाना खा के जाएंगे, क्योंकि व्यापारी तो 11, 12, 1 बजे तक बैठ रहा है। तो हम तो अपने स्वास्थ्य को तो गिराएंगे ही गिराएंगे। जो इंसान अभी 60, 65, 70 एवरेज जी रहा है, वो लगता है 40 में ही ऊपर सिधार जाएगा। उसको अभी से महाकुंभ जाके मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। ये नियम बिल्कुल पूर्णतः गलत है। यदि व्यापारियों को आप बोलते हैं कि 24 घंटे खोलिए, तो रात को जो देर रात तक पब खुले रहते हैं, वहाँ रात को पी पी के और लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। वैसे हमको कोई पड़ोसी नहीं पहचान रहा है, 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, तो उस समय तो घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। जब हम घर जाएंगे तो पता चला हमारे पोते परपोते सो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो भी सो रहे हैं। कहाँ से शिफ्ट होगा? सरकार ने हर चीज तो फ्री दे दी है। हम तनख्वाहें जिनकी 2 रुपए नहीं है उनको 2.5-3 भी दे रहे हैं, तो भी उन लोग समय पे नहीं आ रहे कर्मचारी। हम ही कर्मचारी बनते हैं, वो तो सेठ टाइप आते हैं। दुकान को हमको सुबह आके खोलना पड़ता है भैया, सैंपल हमको टांगना पड़ता है। वो आराम से आते हैं और दिन में 4 बार वॉशरूम में अलग जा रहे हैं, तो 10 बार जाएंगे उन लोग। और भैया हम तो बहुत पीड़ित हैं सरकार की जो फ्री की योजना है उनसे। एक नियम तो रहना चाहिए कि आदमी समाज में उठे बैठे। क्यों जीता आदमी, किसके लिए जीता है? ठीक, मैं 2 पैसा कमाऊं तो कहीं व्यापारियों को लगता है मेरे भी रिश्तेदार हैं, उनके बीच उठूं बैठूं। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य रहेगा तो जो नीतियां हैं उसमें तो गला काट प्रतियोगिता हो जाएगी। रोजगार कैसे सृजन होगा? आप 8 घंटे काम करने के लिए बोलते हैं, आज लेबर 10, 10:30, 11 से पहले तो काम पे नहीं पहुंच रहा है। हाँ, नहीं वो करेगा ही नहीं ना, वो तो काम और नहीं करेगा। उसको मालूम है कि इनकी मजबूरी है। और देर रात तक कौन करेगा? देर रात तक बताइए, दूर दूर गांव से आते हैं, तो क्या आज मैं उसको दोपहर 2 बजे बुलाऊंगा तो रात को 10 बजे जाएगा गांव में? फिर वो लूट मार का शिकार होगा। जो ग्रामीण जो बेचारा आया है रोजगार की दृष्टि में, या छोटे छोटे कोचिए हैं, तो रात को 9, 10, 11, 12 बजे इंतजार करेगा उपभोक्ता का, तो कितने बजे घर पहुंचेगा? कब वो अपने परिवार को समय देगा? एक नियम तो होना चाहिए। डॉक्टरों के ऊपर नियम लागू कीजिए, आपके 8 बजे से लेकर भैया रात को 8 बजे तक बैठिए। सरकारी संस्थाओं में, सरकारी कर्मचारियों में, इनमें ये नियम लागू होना चाहिए कि आपको 8-9 बजे आना है, 9 बजे तक बैठिए। आप लोगों के काम हो, जो पेंडिंग फैसले हैं या जो समस्याएं हैं कोर्ट में और जहां भी थानों में या राजस्व में, वो समय पर ताकि निपटारा हो, ये उनके ऊपर लागू होना चाहिए, न कि व्यापारियों के ऊपर। व्यापारी तो शिक्षा है, अगर यदि आप चाहते हैं तो नहीं, हमारे ऊपर बल्कि बंधन होनी चाहिए। देखिए, बोलते हैं ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। ये बाजार है, यदि हम 10 से लेकर रात को 9 का व्यवसाय कर रहे हैं, कोई 8 बजे आता है तो देखते में हमको भी 8 बजे आना पड़ेगा। रात को 12 तक बैठता है तो हमको भी 12-1 बजे तक बैठना पड़ेगा। ये पूर्णतः गलत है। सरकार को बोलती है हमको कमी नहीं है, सब फ्री कर रहे हो, तो एक मध्यम वर्गीय व्यापारियों को 10 गुना 20 गुना क्या मतलब है? उनको भी तो छूट दीजिए। व्यापारियों को आपने किया क्या, ये तो बताइए। सिर्फ और सिर्फ नियम कायदे और बेड़ियों में हमको जकड़ा हुआ है, हर जगह हमें जाना है।
हैं। इनके ऊपर आज लेबर को हर चीज छूट दे रहे हो। हम तो यहाँ 3 लोग मान लो यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, आज एक लेबर 400-500 रोज कमा रहा है, 15,000 महीना कमा रहा है, अकेला मियाँ बीवी मिलके 30,000 महीना कमा रहा है। तो यहाँ हम 3 लोग मिलकर 30,000 नहीं कमा रहे हैं, तो हमारे बारे में कौन सोचेगा। छत्तीसगढ़ के लिए क्या पूरे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। नीतियां तर्क संगत होनी चाहिए, और जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है या व्यापारी है, उनके लिए कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं है। सब वोटों की राजनीति कर रहे हैं, बस उनको सब फ्री सब दे रहे हैं। हमको तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं मिला है, बस जी रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। और ऊपर से नए नए नियम बना के हमारी जिंदगी मान लो कुछ 70 साल है, तो कंपटीशन आपस में इतने बढ़ा के मार काट करवाएंगे तो लग रहा है 12 बजे यहीं बढ़ना पड़ेगा। स्वस्थ रहें न रहें, मान लो हमारे बच्चे यहाँ नहीं अकेले हैं तो हमको मन मार के भी यहाँ बैठना पड़ेगा। रात को भाई 12 बजे आएगा लें तो मैं बैठूं सुबह से 6 से 12 तक। इसका तो विरोध होना ही चाहिए। दुर्ग के पाटन श्री महाकाली एवं हनुमान मंदिर परिषद धर्मनगरी कोही में हर साल की तरह इस साल भी श्री राम कथा महायज्ञ एवं अमृत महोत्सव का आयोजन, और साथ ही आपको बता दें कि भव्य कलश यात्रा के साथ श्री राम भागवत कथा महायज्ञ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। और इस महोत्सव में सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी कथावाचक रहे। साथ ही आपको बता दें कि कथा के पहले महिलाओं ने बड़ी संख्या में कलश यात्रा में अपनी सहभागिता दी। आयोजन स्थल से गांव के मुख्य मार्ग होते हुए मंदिर परिषद तक गाजे बाजे के साथ में कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान गांव के लोगों ने घर घर जाकर दरवाजे पर कलश आरती का आयोजन कर उनका स्वागत किया। राम कथा महायज्ञ आयोजन हुआ मंदिर परिसर में, और आप सभी को निमंत्रित है। आप सभी आकर मंदिर परिसर में कथा सुने, श्रवण करें और अपना जीवन को सर्वमय बनाएं। और हमारे समिति और गांव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल शोभा यात्रा में जलसा रात की तरह आए और किताब के हमारे समिति को इसलिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आसपास के सभी दर्शनार्थी एवं कथा अमृत पान सुनने वालों से भी निवेदन है, मंदिर परिसर में आए, कथा सुने और माँ की पुण्य की बहुत बहुत बधाई हार्दिक शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि मेला है 26 तारीख के, आप सभी को आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।